धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आदरणीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत फाइनेंस बिल के समर्थन में खड़ा हुआ और जब कांग्रेस के हमारे मित्र बोल रहे थे तो मुझे लगा कि उनको कुछ नॉलेज होगा, कुछ चीज़ें होंगी देश के बारे में, जिस तरह से उन्होंने इकोनॉमी को छोड़ा होगा उसके बारे में वो बताएंगे। लेकिन जब उन्होंने कंक्लूड किया हमारे मित्र दीपेंद्र हुड्डा ने, तो मुझे लगा कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली हाथ हो गई। मतलब उनके किसी भी चीज़ में कोई सब्सटेंस नहीं है। और जो एक कहावत है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। तो सबसे पहला जो उन्होंने सवाल उठाया वो जीडीपी पर उठाया सभापति महोदय, कि हमारा जो जीडीपी का जो हमने नॉर्म्स अभी तय किया है उसको पूरी दुनिया जो है वो गलत कह रही है। जीडीपी का जो नॉर्म्स है वो जो हमने बदला है, और जिस तरह से हम कह रहे हैं कि इकोनॉमी जो है 7.3% के दर से या 7.5% के दर से बढ़ रही है, वो उसी तरह का सवाल था जिस तरह का कांग्रेस सर्जिकल स्ट्राइक में बार बार ये देश से मांग रही थी कि आप बताइए, कि जवाब मांग रही थी, हमसे सवाल कर रही थी, भारत सरकार से सवाल कर रही थी, आर्मी के ऊपर क्वेश्चन कर रही थी और प्रमाण पूछ रही थी कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ या नहीं हुआ। यहाँ मोइली साहब बैठे हुए, और मोइली साहब मैं आप ही की रिपोर्ट लेकर बैठा हुआ हूँ जिस कमेटी के आप चेयरमैन हैं। मुझे लगा कि आपने तो कहीं, जिस कमेटी का मैं भी सदस्य हूं, संजोग से फाइनेंस कमेटी का आप चेयरमैन हैं, तो मुझे लगा कि कहीं उसने भी तो जीडीपी के बारे में ये नहीं कह दिया। और मैं आप ही की रिपोर्ट जो है वो कोट करना चाहता हूं। वो कह रहे हैं सर कि द चेंज ऑफ बेस ईयर इज मोर रिलेवेंट इन द केस ऑफ इंडिया। आप कह रहे हैं सर, आप इसके अध्यक्ष हैं, आपका साइंस है, जीडीपी कंप्यूटेशन नीड टू बी बेस्ड ऑन द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। Faster changes in the economy require base revision with shorter intervals. Earlier it was 10 years, now it is 5 years. पहले 10 साल में चेंज होता था, अब 5 साल में। मतलब कांग्रेस के मित्रों को हो क्या गया है? मतलब वो समझना क्यों नहीं चाहते चीजों को? वो देश को गुमराह क्यों करना चाहते हैं? The last 4 base year revision are as following. ये आपकी रिपोर्ट है सर। From 1980 to 81 to 93 to 94 in फरवरी 99, 80 से 81 और 93 से 94 तक का जो है वो बेस ईयर 99 था सर, चेयरमैन सर। उसी तरह से आप कल कंटिन्यू कर दीजिए। धन्यवाद सर। द हाउस स्टैंड्स एडजर्न टू मीट ऑन वेडनेसडे द 22 मार्च 2017 at 11 AM। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। मैं कल जहां खड़ा था, जीडीपी ग्रोथ के बारे में जो है हमारे मित्र दीपेंद्र हुड्डा साहब ने शुरू किया था अध्यक्ष महोदया, और डाटा के माध्यम से आपको पता चलेगा कि कांग्रेस की जो नीतियां हैं वो अपनी ही नीतियों को कैसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। ये डाटा जो जीडीपी का है 1980-81 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तय किया कि ये डाटा प्रत्येक 10 साल के बाद जो है चेंज होगा और उसके आधार पर जीडीपी ग्रोथ होगा। और 80-81 का डाटा आपको ध्यान हो, क्योंकि कांग्रेस के बारे में हमेशा कहा जाता है कि मैं देर करता नहीं देर हो जाती है। तो 80-81 का जो डाटा 93-94 में जो घोषित होना चाहिए था वो 1999 में घोषित हुआ। ये हमने नहीं किया, और वो 1999 में आपने घोषित किया 80-81 का डाटा। 93-94 से 99-2000 का जो डाटा था वो 2006 में घोषित हुआ, और 2006 के बाद आपने 2010 में, आप समझिए कि जो डाटा कहा गया कि चूंकि इकोनॉमी बहुत बढ़ रही है, बहुत जोर से बढ़ रही है, तो अब 10 साल के ऊपर जीडीपी ग्रोथ का जो है डाटा नहीं दिया जाएगा, वो 5 साल के ऊपर दिया जाएगा। ये आप ही की सरकार का सब फैसला है। और आपने तो हद कर दी कि 2006 में भी आपने जीडीपी के पूरे मापदंड को बदल दिया, और उसी तरह से 2010 में बदल दिया। 4 साल में जो 5 साल में बदलना चाहिए था वो 2010 जनवरी 2010 में बदला, और अब हम जब जनवरी 30 2015 को बदल रहे हैं 5 साल के बाद, तो आप कह रहे हैं कि जीडीपी का डाटा ही गलत है। आप दुनिया को क्या दिखाना चाह रहे हैं? मेरा यह कहना है कि आज दुनिया में, पूरे दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी जी के और इस सरकार की नीतियों की बड़ाई हो रही है। मैं आपको कुछ कोट करता हूं। G20 की ये मीटिंग है। G20 की मीटिंग में ओबामा लाउड्स इंडिया पीएम नरेंद्र मोदी फॉर अशरिंग बोल्ड टैक्स रिफॉर्म्स। ये न्यूज है सितंबर
4/2016 का। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि वर्ल्ड बैंक का डूइंग बिजनेस का रिपोर्ट है और ये 25 अक्टूबर 2016 को जो है वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट दिया और वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है कि ओवरऑल रैंकिंग जो हमारा 142 था 2015 में, वो अब 130 पर आ गया है और 2017 में इसमें और भी नीचे जाने की आवश्यकता है। उसी तरह से जो हमारे मित्र हैं हुड्डा साहब, उन्होंने OECD का जो है रिपोर्ट का जिक्र किया। OECD क्या कह रहा है कि द इम्प्लीमेंटेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट जो है OECD, जिसमें 35 कंट्री है और 35 कंट्री की जो रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट है डीमोनेटाइजेशन के बाद, ये फरवरी 28 2017 की रिपोर्ट में कोट कर रहा हूं जो उन्होंने प्रेस रिलीज जारी किया। उसमें उन्होंने कहा कि द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लैंडमार्क GST रिफॉर्म्स will contribute to making India a more integrated market. By reducing tax cascading, it will boost competitiveness, investment and job creation. The GST reform, designed to be initially revenue neutral, should be complemented by a form of income and property tax, the survey said. ये OECD की रिपोर्ट है, वो कह रहे हैं। उसकी अगली लाइन है कि recent changes in India's federalism model have given states more freedom and incentive to modernize regulation and tailor public policies to local circumstances, ranking states on the ease of doing business. ये OECD की रिपोर्ट है। पूरी दुनिया हमारे GDP को मान रही है, लेकिन कांग्रेस है जिसको कि सर्जिकल स्ट्राइक पर भी जवाब चाहिए, उसको GDP पर जवाब चाहिए। अपना जो कानून है, जो कानून भारत सरकार लागू करने की कोशिश कर रही है, जिस कानून को उन्होंने बनाया, उसके ऊपर हमारे ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं, जिससे दुनिया की इन्वेस्टमेंट रुके। दूसरा जो कल उन्होंने कहा कि जो इन्वेस्टमेंट का जो प्रपोजल है और उसमें MSME सेक्टर को जो है उन्होंने बहुत जो है ध्यान में रखा। मैं आपको बताऊं कि 30% से 25% टैक्स क्यों हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अध्यक्ष महोदय कि 30% से फाइनली 25% क्यों हुआ, और इसके ऊपर उनका एक बड़ा क्वेश्चन था कि ये करके भारत सरकार ने क्या काम किया। हमारी बेसिकली परेशानी क्या है, हम क्यों 25% करना चाहते हैं। आप इस देश को आगे ले जाना चाहते हैं। सभी को पता है कि MSME सेक्टर जो है वही जॉब ग्रोथ को बढ़ाता है पूरी दुनिया में, और हमारा जो एक्सपोर्ट है वो एक्सपोर्ट का लगभग 45 से 50% हिस्सा जो है वो MSME सेक्टर पर है। यदि कहीं एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा यदि है MSME सेक्टर में है, यदि उसकी क्वांटिटी कम हो सकती है टैक्स प्रपोजल के नाते, लेकिन यदि जॉब क्रिएशन होगा तो वहां। और आप क्या कर रहे हैं कि MSME सेक्टर में जो 96% कंपनियां हैं उसका 30% से 25% टैक्स क्यों किया। हम बहुत ज्यादा डाटा कोट नहीं करते, आप केवल एशिया में हमारा जो कंपटीशन है एशियन कंट्रीज में, हम केवल उसके टैक्स कंपैरिजन को हम बताते हैं कि भारत आज भी उससे मुकाबला करने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि चाइना ने आपकी पूरी इंडस्ट्री को चौपट कर दिया। आज आप समझिए इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री आपकी खत्म है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री खत्म है, यहां जो टॉयज बनते थे वो टॉयज खत्म है, गारमेंट में आपको पूरी दुनिया से कंपटीशन मिल रहा है। यदि उसके लिए 30% से 25% हमने टैक्स कर दिया इस फाइनेंस बिल में, तो आपको समस्या है। देखिए कंबोडिया में कॉर्पोरेट टैक्स क्या है 20%, जिस एशिया से आपका मुकाबला है। चाइना में 25%, हांगकांग में ओनली 5%, इंडिया में 30%, इंडोनेशिया में 12.5%, जापान में 25%, कोरिया में 11%, लाओस में 24%, मलेशिया में 25%, सिंगापुर में 17%, जहां मैडम सुप्रिया सुले जी काफी दिनों तक रही हैं। आप ये बताइए कि पूरा का पूरा जो है जो एशियन कंट्री है वो आप उसके मुकाबले में यदि खड़ा होने का प्रयास कर रहे हैं, यदि भारत सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 30% से 25% कॉर्पोरेट टैक्स को करना चाहती है और खासकर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को, तो कांग्रेस के मित्रों को परेशानी है। उसी तरह से मैं आपको बताऊं कि उन्होंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स की बात की। सभापति महोदय, मुझे लगता है कि उन्होंने कहा कि प्रत्येक दुनिया में जो है डायरेक्ट टैक्स ज्यादा कलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट टैक्स कम होता है। हिंदुस्तान में उसका उल्टा है, हिंदुस्तान में डायरेक्ट टैक्स कम हो रहा है और इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा हो रहा है। हमारा जो फैमिली है वो ज्वाइंट फैमिली है। हमारे परिवार में एक आदमी कमाता है, उसी से उसको बच्चों की
पढ़ाई करानी है, उसी से बच्चों की शादी करनी है, माँ बाप का सेवा करना है, परिवार को देखना है, रिलेशन को देखना है। एक आदमी कमाने वाला और सारे लोग खाने वाले। आप किससे मुकाबला करना चाहते हैं? यदि आप ही की बात मान लें कि डायरेक्ट टैक्स ज्यादा होना चाहिए, तो आप देखें कि यूनाइटेड स्टेट में पर्सनल इनकम टैक्स का रेट 40%, यूरोप में पूरा का पूरा यूरोप में 42%, चाइना में ये 45%, जापान में ये 56%। आप क्या चाहते हैं कि हम ज्वाइंट फैमिली कॉन्सेप्ट को तोड़ते हुए और आपकी थ्योरी को मानते हुए कि डायरेक्ट टैक्स का जो है कंपोनेंट वो ज्यादा होना चाहिए और इनडायरेक्ट टैक्स का कंपोनेंट वो कम होना चाहिए, इस तरह से हम कर दें? इस कंट्री में यदि हम 50% टैक्स देंगे तो क्या 70 की जैसे स्थिति नहीं हो जाएगी? क्या ब्लैक मनी नहीं हो जाएगी? उसी तरह से हम किससे मुकाबला करने का प्रयास कर रहे हैं? यदि भारत सरकार यदि डायरेक्ट टैक्स को कम की हुई है और इनडायरेक्ट टैक्स के कंपोनेंट को कह रही है, तो हमारा जो मुकाबला है, ये मुकाबला आपको बताऊं कि कहां से कहां डायरेक्ट टैक्स कहां कम है। हम दुबई में यदि आप देखिए तो दुबई में नील टैक्स है, सिंगापुर में यदि आप देखिए तो 9% है। आप पहले एशिया के कंट्री से कंपटीशन कर लीजिए, तब डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स की बात करिएगा। लेकिन बिना किसी थ्योरी के कहीं से, क्योंकि वो विदेश में पढ़े हैं, कांग्रेस के जो स्पोक्स पर्सन थे उनको देश के बारे में हमको लगता है कि कम आइडिया है, क्योंकि वो कद्दू और पोटैटो भी जो है वो बड़ा 10 किलो 20 किलो 50 किलो का उगाते हैं। तो मुझे लगता है कि उसी तरह की थ्योरी दे दी और मुझे लगा कि उन्होंने किस तरह से गुमराह किया इस पूरे देश को। अब आप देखिए कि उन्होंने जो बात कही, वो उन्होंने कल एक बात कही इनकम टैक्स में, कि इनकम टैक्स एक्ट में जो है भारत सरकार ने एक बड़ा संशोधन कर दिया और इनकम टैक्स एक्ट में इतना बड़ा संशोधन हो गया कि अब कोई भी असेसमेंट अफसर किसी के यहां जाएगा 62 से पहले का जो है टैक्स खोल देगा। उन्होंने 131 और 132 का जिक्र किया। यहां संजोग से मिस्टर महताब बैठे हुए हैं। हम लोग जब स्टैंडिंग कमेटी में इस चीज को पूछे कि ये बाहर में देश में एक मैसेज आ रहा है कि इनकम टैक्स के अथॉरिटी को हमने इतना पावर दे दिया कि वो 62 के बाद से जितने भी टैक्स प्रपोजल हैं उसको खोल सकते हैं, उसको स्क्रूटनाइज कर सकते हैं, 10 साल के ऊपर के टैक्स को खोल सकते हैं और उनको किसी भी कोर्ट में जो है एक्सप्लेनेशन देने की आवश्यकता नहीं है। ये सभापति महोदय, हमने फाइनेंस कमेटी में जो है हमने पूछा, यहां मिस्टर महताब संजोग से बैठे हुए हैं और उन्हीं का क्वेश्चन था और इसीलिए मैं उस जवाब को देखना चाहूंगा, क्योंकि उनका 2 विषय जो था, एग्रीकल्चर का और ये टैक्स का। क्या किया भारत सरकार ने? एक तो उन्होंने बजट प्रपोजल को बढ़िया से पढ़ा नहीं। बजट में सबसे पहले जो बजट में जब अनाउंसमेंट किया वित्त मंत्री जी ने, तो उन्होंने कहा कि हम अकाउंटेबिलिटी लाएंगे इंडियन रेवेन्यू सर्विस के आदमी को। इस तरह की बात कभी भी किसी सरकार ने पिछले 70 साल में नहीं कही बजट प्रपोजल में कि उनकी अकाउंटेबिलिटी होगी, क्योंकि टैक्स टेररिज्म जो था कांग्रेस का, जो टैक्स टेररिज्म से पूरा का पूरा देश बर्बाद हो रहा था, परेशान था, उसको खात्मे करने के लिए हमारी सरकार आई और टैक्स टेररिज्म नहीं हो, इसलिए वित्त मंत्री ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बजट भाषण में कहा अकाउंटेबिलिटी होगी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो अप्रेजल रिपोर्ट बनता है, जो अप्रेजल रिपोर्ट रेवेन्यू अफसर का बनता है, तो उसने किस तरह के जजमेंट दिए, किस तरह के सर्च किए, किस तरह के सर्वे किए, इसके बारे में जब तक कि असेसमेंट नहीं हो जाएगा हम अफसरों का जो है अप्रेजल नहीं करेंगे। इतना बड़ा दिया। इसके अलावा जो बात उन्होंने कही, ये देश में कितनी गड़बड़ है, मैं रेवेन्यू सेक्रेटरी को कोट कर रहा हूं। देयर वॉज द इशू ऑफ सेक्शन 131 एंड 132 रिगार्डिंग सेटिस्फैक्शन नॉट रिक्वायर्ड। In fact, there is a misnomer about it. I would like to put on record that we are not saying that search officer will not draw up any satisfaction note. It is absolutely a must to draw up a satisfaction note. He has to write all the reasons for why he is going in for a search. He has to also probably write about the information he has got and the informer from he has got it. All this is a part of confidential satisfaction note. But over a period, we found that disclosure of satisfaction note to every single authority was misused by people by declaring that satisfaction note itself is illegal.
they were trying to get favorable dispensation in Commissioner and IT-AT. That is why we had to do this. It does not mean that we are not there to disclose the satisfaction note to anyone. We have to disclose it to the High Court. Yeah. दोबारा पढ़िए कि IT-AT और इसके ऊपर रेवेन्यू सेक्रेटरी का भरोसा नहीं है। नहीं आप दोबारा पढ़िए। नहीं उसको मैं बताऊंगा, उसको मैं बताऊंगा कि क्यों नहीं भरोसा है सभापति महोदय, उसको मैं बताऊंगा। क्योंकि अभी क्या हुआ है, अभी क्या हुआ है, 3 लाख से ऊपर कमिश्नर अपील के पास टैक्स पेंडिंग है इनकम टैक्स के, और ये केस जो चलता है IT-AT में और अपील में, उसका कोई टाइमलाइन नहीं है सर। और इस टाइमलाइन नहीं होने के कारण उन्होंने जो विसिल ब्लोअर की कॉन्सेप्ट है कि हमको इन्फॉर्मर के बारे में नहीं बताना है, सारे लोग जो है सेटिस्फेक्शन नोट को मांग रहे हैं। सेटिस्फेक्शन नोट को मानने के बाद 3 लाख से ऊपर केस है, इसलिए महता भाई ये आपके लिए भी समझने वाली बात है। वो उस विसिल ब्लोअर को, जो इन्फॉर्मर है, उसको वो आदमी मैनेज कर रहा है, वो मैनेज वही हो रहा है। क्योंकि जो कमिश्नर अपील के पास जब जा रहा है और 3 लाख से ऊपर केस अभी हैं, और इस तरह से सेटिस्फेक्शन नोट के आधार पर वो सारा का सारे डिपार्टमेंट के खिलाफ जा रहा है। जब इन्फॉर्मर ही मैनेज हो गया, जब इन्फॉर्मर की आइडेंटिटी ही मैनेज हो गई, अभी भी धनबाद में आपने देखा कि कल हमारे यहां जो है इतना बड़ा मर्डर हो गया, तो भारत सरकार क्या करेगी? भारत सरकार ने यह कहा कि हम अपील के स्तर पर और IT-AT के स्तर पर यह सेटिस्फेक्शन नोट नहीं करेंगे, लेकिन हाई कोर्ट या कोई भी कोर्ट यदि इस देश में मांगेगा, क्योंकि उसका जो लाइन है कि वी हैव टू डिस्क्लोज इट टू द हाई कोर्ट एंड वेन एवर द कोर्ट्स आस्क फॉर इट, वी विल डेफिनेटली डिस्क्लोज इट। इफ देयर इज एन इंटरनल डिपार्टमेंट इंक्वायरी, जिसके बारे में मैंने कहा, जो वित्त मंत्री ने जो दिया और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उसके अप्रेजल में जाएगा, इफ देयर इज एन इंटरनल डिपार्टमेंट इंक्वायरी अगेंस्ट एन ऑफिसर सेइंग दैट ही हैज हरास्ड एनीबॉडी, द डिपार्टमेंट विल आल्सो लुक इनटू द satisfaction note prepared by search officer and we will be able to pin him down as to whether he had enough reason to search somebody or not। इस तरह का कानून आज तक किसी ने बनाया? इस तरह के बारे में किसी ने बंधन बांधने की कोशिश की? और आप कह रहे हैं, आप देश को गुमराह कर रहे हैं कि कोर्ट की खत्म हो गया। इस देश में कोर्ट के मामले को कौन खत्म कर सकता है? तो मेरा यह कहना है कि इस तरह की बातों के आधार पर जो हमने असेसमेंट स्टार्ट किया है, इस असेसमेंट को रोकने की आवश्यकता है। और एक जो ये कांग्रेस का जो ये है कि 100 चूहे खा के बिल्ली चले हज को, ये इस तरह की जो बातें हैं उसकी, कि आपने, मैं आपको बताऊंगा कि अभी आधार के साथ जो है हमने लिंक किया है। कई एक चीजें को क्वेश्चन होता है कि आधार के साथ क्यों लिंक किया, पैन को क्यों किया, इनकम टैक्स को क्यों लिंक किया। मैं आपको केवल 2 रिपोर्ट दिखाना चाहूंगा। क्या हुआ कांग्रेस के समय, ये C&AG की रिपोर्ट, ये C&AG की रिपोर्ट है और बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। ये अभी हम लोग की कमिटी इसको देखेगी। वो कह रही है फिक्सियस सेल एंड परचेज बाय सेल कंपनीज एंड हवाला ऑपरेटर्स। क्या कह रहा है सर? महाराष्ट्र में ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2008-9 महाराष्ट्र सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट, आप ही की सरकार थी सर, महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी, disclosed before Mumbai High Court that it had investigated about 1,555 Hawala operators involving about 39,488 beneficiaries, dealers who during the course of previous 3 years had passed an input tax credit. The modus operandi was to claim and obtain input tax. The MSTD started putting the list of suspicious dealers who had issued false bills without delivery of goods. और आपको आश्चर्य होगा, we examined recording pertaining to 2009-10 to 2013-14 having PAN in bogus purchase list of MSTD. पैन नंबर था ही नहीं सर। पूरे देश में हवाला का काम कैसे होता है, ये 2009 से लेके ये 2013-14 तक होता रहा, और इस सरकार ने कभी भी लूपहोल बनाने की, लूपहोल को जो है कसने की जरूरत महसूस नहीं की सर। और जब हमारी सरकार आधार को मैंडेटरी बनाने की कोशिश कर रही है, उसी तरह से TDS में सर,
टीडीएस में 90% जो हमारे यहां पैसा आ रहा है, मैं आपको कह रहा हूं कि किस तरह से यह सरकार कर रही है। टीडीएस में यदि आप देखेंगे तो फिर से सीएजी की रिपोर्ट है सर, मैं उसको बहुत कोट नहीं करना चाहता। सीएजी की रिपोर्ट यह कह रही है कि जो नो योर कस्टमर का है वो आज भी इस तरह का सिचुएशन नहीं है कि कोई भी जेन्युइन नो योर कस्टमर दिखाई देता। 35% टीडीएस में जब उसकी फाइल खुलती है, जब चीजें खोलती है, तो 35% केसेस में कोई कस्टमर दिखाई नहीं देता है। मैं आपको कहूंगा इस सरकार ने जो कुछ चेंजेस किए हैं सर, चेंजेस बहुत बड़े हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि एपलेट ट्रिब्यूनल हुआ करता था डायरेक्ट टैक्स का, इनडायरेक्ट टैक्स का। बस सभापति महोदय 2-3 मिनट में मैं कंक्लूड करूंगा। एपलेट ट्रिब्यूनल हुआ करता था डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स का, और उसमें से कह दिया हमने पड़ता है, उनके गलतियों को सुधारना उन्होंने ही पड़ता है। दे दिया, हम सुनेंगे, खत्म कर रहे हैं। आप अगर जी पैन गलत है ये आप दर्शा रहे हैं तो पैन को हटा दीजिए, आधार को परमानेंट कर दीजिए। नहीं पैन के साथ आधार को जोड़ने की क्या जरूरत है, ये थोड़ा समझाइए। नहीं, अगर पैन गलत है और सीएजी का रिपोर्ट ये दर्शा रहा है कि काफी हवाला उसी आपको में तो होता बोलना है ना, तो speak on this issue. You have to speak on this issue. You can raise all these points when you speak. Let him conclude, please. हो गया साहब. Let him conclude now. He is going to conclude. Let him conclude. नहीं सर, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आधार यदि मैंडेटरी हो जाएगा तो बैंक में किसका अकाउंट है, किसने किसको पैसा दिया, क्या बिल ऑफ एंट्री है। आपको बताऊं कि इस सरकार में अभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बहुत बात होती है। देखिए किस तरह से चेंजेज होते हैं। आपकी और हमारी कमेटी देख रही है अभी कि जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, ये जीडीपी बढ़ाने की बात हमेशा कहते हैं अब सर, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, आपको आश्चर्य होगा सभापति महोदय कि इसका जीडीपी का 1.5 से 2% ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में जो है बर्बाद हो जाता है। उसका कोई टाइम लाइन नहीं था। प्रत्येक साल 1.5 लाख करोड़ से लेकर 2 लाख करोड़, यदि 1.5 लाख करोड़ से लेकर 2 लाख करोड़ हमारे पास बच जाएगा तो हम इस देश की जीडीपी में खर्चा कर सकते हैं। इस सरकार ने क्या किया, उसका एक टाइम लाइन निर्धारित कर दिया सर कि 1 दिन के अंदर जो है बिल ऑफ एंट्री फाइल करना है। इंपोर्टर को यह सुविधा दे कि आप असेसमेंट कर दीजिए, इंपोर्टर को यह सुविधा दे दी कि आप सेम डे जो है आप बिल को जमा कर सकते हैं। इस तरह के जो संशोधन है, इस तरह के संशोधन किसी ने इसके बारे में सोचा नहीं। दूसरा जो सवाल है सर, मैं केवल कंक्लूड करते हुए यह कहना चाहता हूं कि सर सभी सरकारों ने काम किया है, सभी सरकार अच्छा काम कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है वो डाउन में जा रही है। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की रिपोर्ट यह कह रही है कि भारत में जो कोई भी काम हो रहा है, जिस तरह के टैक्स रिफॉर्म्स हो रहे हैं, जिस तरह से मोदी जी काम कर रहे हैं, जिस तरह से माननीय वित्त मंत्री जी काम कर रहे हैं, जिस तरह से ये मेघवाल जी बैठे हुए काम कर रहे हैं, इस देश की इकोनॉमी बढ़ने का जो है बहुत बड़ा रास्ता है। मैं कांग्रेस के मित्रों को कहूंगा कि वो जनता को गुमराह करना बंद करें, उल्टे सीधे वक्तव्यों से जो है देश में जो माहौल बन रहा है उसको खत्म करें और इस देश में सहयोग करें। और ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना मधुत मस्तु मा विद्विषावहै। छोटे लोग, गरीब लोग, किसान, आम लोग, महिला, पुरुष, युवा जो आगे बढ़ रहे हैं उसको बढ़ने में, देश को बनाने में मोदी जी का सहयोग करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद। श्री अधीर चौधरी।